नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम 24 अगस्त 2021 को टोटल 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। एग्जाम के बाद आपको पेपर नहीं दिया गया था, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर आ गया। तो आप में से बहुत से कैंडिडेट मैसेज किया कि इसके जो आंसर हैं, स्पेशल जीके के सवाल पूछे गए हैं, उनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला। तो इस वीडियो में टोटल यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट है जो 24 अगस्त की, इसमें 50 जो जीके के सवाल पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनको ये 100% ऑथेंटिक यहाँ पर आंसर मिलने वाले हैं। तो ये सभी 50 सवाल कवर करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें सेकंड शिफ्ट के पूछे गए सारे 50 सवाल एकदम ऑथेंटिक आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। तो ये सभी सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही दिशा देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, यहाँ पर मेन चीज क्या है, एक ही पास में कितने भी एग्जाम है सभी के मॉक टेस्ट आप, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम वाला सेम डैशबोर्ड और इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप में आपके जीके के सवाल पूछे गए, 50 सवाल का एग्जैक्ट आंसर देखते हैं। सवाल है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो शासनकाल के अकॉर्डिंग कौन सा शासक है, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश है। तो इनमें से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इनका शासनकाल। जैसे कि शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा है वो 1538 से 1545 तक रहा है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 38 से है। अकबर का है 1556 से है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से, इल्तुतमिश का 1211 से 1236 तक रहा। तो सबसे पहले आप कहेंगे काल क्रम के अकॉर्डिंग इल्तुतमिश का शासनकाल है वो सबसे पहले रहा है। इल्तुतमिश है वो चौथे नंबर पर आपको सवाल के अकॉर्डिंग दिया गया था। तो चौथा स्थान है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इल्तुतमिश के बाद यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है, तो तीसरा नंबर अलाउद्दीन खिलजी का है। और फिर यहाँ पर शासनकाल रहा है वो शेरशाह सूरी का रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर अकबर का 1556 से 1606, यानी लास्ट में अकबर हो जाएगा। अकबर से पहले शेरशाह सूरी का था 1538 से 1545 तक। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन से संत हैं वो शिवाजी के समकालीन थे। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इनमें से तुक्काराम करेक्ट हो जाएगा। तुक्काराम की जो शिक्षक है या फिर गुरु है वो बाबाजी चैतन्य हैं। और एक ये भी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तुक्काराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। उस केस में आंसर हो जाता है जहांगीर के। और जो संत शिवाजी के समकालीन है वो थे तुक्काराम, और मुगल के केस में ये जहांगीर के समकालीन रह चुके हैं तुक्काराम। और आपको जो शिवाजी का पूछा तो उस समय भी जो समकालीन वो तुक्काराम हो जाएंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आंसर आपका ऑप्शन प्रथम गवर्नर जनरल का पूछा तो वॉरेन हेस्टिंग्स होने वाला है। देखिए आपको ट्रिक पता होगी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो ये आपको पता है कि पहला जो पद आया था वो बंगाल का गवर्नर का आया था। ठीक है, गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पद सर्जित हुआ था। नेक्स्ट बंगाल के बाद हो गया था भारत का गवर्नर जनरल, और उसके बाद भारत का वायसराय पद आया था। और लास्ट में जो कह सकते हो प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल है। तो ये ट्रिक इस प्रकार डिजाइन है कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, कंफ्यूज मत होना, इसके लिए ट्रिक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट यानी रॉबर्ट क्लाइव हैं 1757 में बंगाल के प्रथम गवर्नर, न कि गवर्नर जनरल। आपको गवर्नर जनरल पूछा है तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है रॉबर्ट है यानी हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स है प्रथम गवर्नर जनरल है। फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट है विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। वाइसराय कैनिंग है। और भारत का यानी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता है ये चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। एक आपकी चरक संहिता, एक है सुश्रुत संहिता। ये आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ है। आयुर्वेद यानी यहाँ पर चिकित्सा की बात हो रही है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें यह दिया गया था आपके 261 बीसी जो कलिंग युद्ध दे रखा था, सही है। एडी 78 एडी में शक संवत की शुरुआत, ये भी सही था। और 622 एडी में मुस्लिम युग की शुरुआत है, ये भी सही था। 1709 एडी में औरंगजेब की मृत्यु, गलत था। औरंगजेब की
मृत्यु हुई थी दोस्तों 1707 में। जन्म हुआ था 1618 में, मृत्यु 1707 में हुई थी। तो इसलिए ये आपको पूछा कौन सा नहीं है, औरंगजेब की मृत्यु वाला नहीं है। बाकी कलिंग युद्ध की बात करें तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। काफी बार यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है किस शिलालेख में वर्णन मिलता है कलिंग युद्ध, जो उनका अंतिम युद्ध। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। और ये जो कलिंग युद्ध हुआ था ये 261 में हुआ था बीसीई में। और इसमें मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक महापद्मनाभा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और बाकी जो आपको दिया गया है कि शक संवत की शुरुआत है वो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। विक्रम संवत की बात करते हुए 57 वर्ष आगे हैं, जो अपना अंग्रेजी कैलेंडर है उससे 57 वर्ष हैं, विक्रम संवत आगे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे 2019 की बात करते हैं कि उस समय शक संवत क्या रहा होगा। शक संवत है ये 78 ईस्वी से आरंभ होता है, तो 2019 में से 78 माइनस करेंगे तो 1941 था। विक्रम संवत है ये 57 वर्ष आगे हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर 2019 है, तो 57 वर्ष ऐड करेंगे 2076 हो जाएगा, 2019 की बात हो रही है। और जो औरंगजेब का आपका सही हो जाएगा 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन है ये आपके इजी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष हैं दादा भाई नौरोजी। ये 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपी भी रह चुके हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो बात हो रही है यूके की, वो दादा भाई नौरोजी रहे थे 1892 से 1895 के मध्य, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन या फिर वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो दो होम रूल लीग की शुरुआत है वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव में, और जो सेकंड होम रूल है वो सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा। एक बेलगांव में जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सेकंड जो सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा शुरुआत हुई है। ये दो होम रूल लीग हैं। उनका क्या है मतलब है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने का उद्देश्य था होम रूल का। नेक्स्ट है कि निम्न का मिलान करें, तो यहाँ पर ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज है। इनमें से आपको मिलान करना था कि कौन सा संस्थापक के केस में सही सम्मिलित होगा। तो मैंने मिलान करके आपको बता देता हूं। देखिए ब्रह्मा समाज की जो संस्थापक है, स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी ये भी इंपॉर्टेंट है, 1828 में की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने, सभी को पता होगा। रामकृष्ण मिशन है ये स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, आर्य समाज की स्थापना। आपकी एक और दे रखा था सत्य शोधक समाज है, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। ये सभी सन भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बनता है। और एक आपके ऑप्शन था श्री धरलू नायडू हैं, जिनका मैच में नहीं था, चार समाज थे। तो श्री धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना पूछे तो ये केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने की थी मद्रास में 1864 ईस्वी में। तो ये सभी आपको सही करके मैंने बता दिया है। करो या मरो का नारा किसने दिया है। करो या मरो का नारा इजी सवाल हो जाएगा, डू और डाई। महात्मा गांधी जी ने दिया था नारा, कब, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सवाल आता है कि करो या मरो का नारा है वो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया था। अगला सवाल यहाँ पर, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया था, बात हो रही है अप्रैल 1939 को। तो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और उनकी जगह तुरंत राजेंद्र प्रसाद ने ली थी। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद कांग्रेस के अंदर ही अपनी वामपंथी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में बात हो रही है जब 1939 में चुनाव हुए थे, 29 जनवरी 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले और सीतारामैया जो गांधी जी के कैंडिडेट थे इनको 1377 वोट मिले और इनकी हार हो गई। गांधी जी और पटेल पूरा जोर लगाने के बाद भी पट्टा भी सीतारामैया को नहीं जिता सके थे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी 1939 में। देखिए ये 51वां जो कांग्रेस अधिवेशन है हरिपुरा में 1938 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 52वां हुआ था 1939 त्रिपुरी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष, और 53वां ये आपकी हुआ था रामगढ़ में 1940 में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल
पन बिजली परियोजना है ये दोस्तों चिनाब नदी पर है। यदि आपको पता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में आ जाती है तो सराल परियोजना है भारत के जम्मू कश्मीर यूटी में है। चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है जो 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये भारत की पहली पन बिजली परियोजना है जिसे भारत में कश्मीर में सिंधु जल संधि के तहत बनाए गए हैं। ये चिनाब नदी पर आपको याद रखना है। नाम है सराल पन बिजली परियोजना। कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर यूटी में। वसंत विषुव होता है। विषुव दो प्रकार, एक तो आपके सितंबर में होता है, एक मार्च में होता है, जैसे मार्च विषुव या फिर इक्विनॉक्स भी बोला जाता है। तो विषुव क्या होता है जिसमें दिन और रात हैं लगभग बराबर होते हैं समय में, ठीक है, दिन और रात हैं वो बराबर होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में मार्च विषुव को ही वसंत विषुव कहा जाता है, जबकि जो सितंबर विषुव है उसको शरद विषुव कहा जाता है। जैसे ये आपके मार्च विषुव है तो 21 मार्च को यहाँ पर दिन रात इक्वल हैं। और फिर जो शरद विषुव आपको पूछ रहे हैं उस केस में वो हो जाएगा 23 सितंबर को, जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे शरद विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को वसंत विषुव। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी परियोजना है राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान में है। ये तांबा के लिए, ठीक है, तांबा यानी कॉपर की बात हो रही है, कॉपर की खान है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इजी है, असम में। असम स्थित ये जो राष्ट्रीय उद्यान है काफी बार एग्जाम आता है, किस हेतु प्रसिद्ध है तो एक सींग का गेंडा जिसे भारतीय गेंडा बोला जाता है, इसके लिए विशेष रूप से असम स्थित ये उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है। एग्जाम में एनटीपीसी में सवाल आया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा नेशनल हाईवे है वो खतरा बना हुआ है, तो नेशनल हाईवे 37 है वो जंगली जानवरों के लिए एक तरीके से रिस्क है, क्योंकि यहीं से गुजरता है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां, तीन प्रमुख नदियां जो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं उसमें कौन सी है। मेन हिमालयन रिवर में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये तीन प्रमुख हिमालय नदियां हैं। तो इसमें से आपको मिल रहा है गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नहीं है। बाकी कावेरी और गोदावरी हैं, ये नदियां अलग हैं। तो 2 और 3, तो कावेरी और गोदावरी किस टाइप की नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय कह सकते हो, पेनिनसुलर रिवर्स आती हैं जिसमें कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां जो भारत की प्रायद्वीपीय पठार और छोटी पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं ये सभी प्रायद्वीपीय हैं। जो आपको दे रखा कि हिमालय की कौन सी है तो इनमें ब्रह्मपुत्र और गंगा हो जाएगी। 2 और 3 करेक्ट है। बैंक दर क्या होता है, बैंक रेट, एक्चुअल में बैंक रेट होती क्या है तो बैंक रेट वह दर है जिस पर अन्य बैंक हैं, अन्य जो भी कमर्शियल बैंक हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, जितने भी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, अन्य बैंक है वो आरबीआई से, जो सेंट्रल केंद्रीय बैंक आरबीआई है उससे एक दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए जो लोन लेते हैं उस केस में वो आरबीआई को किस इंटरेस्ट रेट से, किस ब्याज दर से वापस लोन चुकाते हैं या फिर कौन सी उनको ब्याज कितना रुपए देना पड़ता है अन्य बैंक को, आरबीआई को वो किस दर से देना पड़ता है, वही एक तरीके से बैंक रेट हो जाएगी जिसमें अन्य बैंक आरबीआई को ब्याज देती है या फिर आरबीआई ब्याज लेती है। तो इस केस में देश का जो केंद्रीय बैंक है जैसे भारत की केस में आरबीआई, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर तो आरबीआई है, अन्य बैंक को लोन देती है उस केस में कितना वो ब्याज लेती है वही आपका बैंक रेट हो जाएगा, जो एज ए रेपो रेट भी कह सकते हो। बैंक रेट और रेपो रेट की एक ही परिभाषा है। इसमें अल्पकालिक लोन दिया जाता है रेपो रेट में, जिसमें जो भी कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं और बैंक जो इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं वही रेपो रेट, जिस बैंक ने लोन लिया आरबीआई से वो जिस रेट से आरबीआई को लोन चुकाते हैं वो उसकी रेपो रेट हो जाएगी। अब देखिए भारत में जो यहाँ पर आपने देखा होगा बैंक दर क्या है, तो ऑप्शन में था अनुसूचित बैंक के द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये था। तो अनुसूचित बैंक के द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है वो तो रिवर्स रेपो रेट कह सकते हो, जिसमें जो भी अन्य बैंक यदि कुछ फंड आरबीआई में जमा कराते हैं तो आरबीआई उनको ब्याज देगी या फिर वो आरबीआई से ब्याज लेगी, वो तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगी। अनुसूचित बैंक के द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है या फिर जनता से भी लेते हैं ना अन्य बैंक। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अनुसूचित बैंक है, तो भारत में अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया है। एग्जाम में पूछो सवाल है, प्रीवियस एग्जाम में कौन सी अनुसूची में शामिल थी, अनुसूचित बैंक है तो ये शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूची 2 में शामिल किया गया था 1934 के एक्ट में। यदि आरबीआई है यानी जो केस रिजर्व रेशियो की बात हो रही है, नकद कोषानुपात CRR है, केस रिजर्व रेशियो को घटा दें, यानी जो आरबीआई, यदि आरबीआई तय करती है CRR तो ये घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होने वाला है, यानी क्रेडिट क्रिएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई यदि CRR कम करेगी तो क्रेडिट जो क्रिएशन है वो बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन साख की वैल्यू। अब देखिए CRR है क्या, नकद आरक्षित अनुपात केस रिजर्व रेशियो है। तो प्रत्येक बैंक, जो भी बैंक है उसको अपनी कुल नकदी का, उनके पास जो भी केस रहता है कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा
रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जितने भी बैंक है कुल नकदी का एक जैसे वो 18% मान लेते हैं, वो निश्चित हिस्सा है वो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इससे ही कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। यदि आरबीआई ने ये निश्चित हिस्सा कम कर दिया, उस केस में क्या बैंकों के पास है नकदी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बैंकों को क्या करना होता है, कुछ नकदी कुल नकदी का एक हिस्सा परसेंटेज हिस्सा है वो आरबीआई के पास रखना होता है। यदि आरबीआई ने ये सीआरआर कम कर दिया परसेंटेज, उस केस में बैंक के पास ज़्यादा हो जाएगा फंड, तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। एक दोस्तों एसएलआर भी होता है, तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात। ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा है जो भी बैंकों के पास जमा है, जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना। एज जो सिक्योरिटी रखते हैं बैंक, वही एसएलआर तय होता है कि बैंक की जिसको लोन देगी, तो लोन देने के में उसमें क्या करेगी, वो कुछ प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटी हैं, वो जनता से ले लेगी, वो वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा। लिक्विडिटी अब कितनी है, ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना होता है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। निजी अधिकार तो दोस्तों पूंजीवादी में होता है, बाकी मिश्रित समाजवादी वैश्विक में नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के हाथों में होते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, 100 रुपये का नोट है, ये जो सवाल है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। काफ़ी बार एग्जाम में 1 रुपये नोट का पूछा जाता है जो कि गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होते हैं। तो 1 रुपये का नोट है, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे वित्त सचिव के, सेक्रेटरी रहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर वो 1 रुपये के नोट पर होते हैं। बाकी जितने भी करेंसी हैं उस पर सिग्नेचर है वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, फेमा की फुल फॉर्म है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में। फेमा को इंट्रोड्यूस है वो 1999 में किया गया था। इससे पहले जो एक्ट था उसका नाम था फेरा, फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, उसका यहाँ पर प्रतिस्थापित करके फेमा कर दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है और राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची में हो जाएगा। सेम सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। काफ़ी बार समवर्ती सूची से पूछ लिया जाता है कौन सा विषय इससे जुड़ा हुआ है, तो क्रिमिनल लॉ है, मैरिज और डिवोर्स का बहुत बार आया हुआ है कि सूची का विषय है, समवर्ती सूची है। एविडेंस और ओथ हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स हैं, जितने भी वन्य जीव हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, ड्रग्स एंड पॉइजन्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, व्यापार यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स हैं, एजुकेशन शिक्षा हो गया, पोर्ट्स हैं, शिपिंग एंड नेविगेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, इलेक्ट्रिसिटी, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये सभी समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। और जो राज्य सूची का विषय है वो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन हो जाएगा, तो राज्य सूची का विषय है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, पंचायती राज व्यवस्था है वो एक तरीके से डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो भारत की पंचायती राज प्रणाली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निर्धारित की गई है, ये भारत के संविधान के भाग 4 आर्टिकल 40 में वर्णित। आर्टिकल 40 राज्य को ग्राम पंचायत को संगठित करने और उन्हें संपन्न करने का निर्देश देता है। आपको पता होगा जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम आता है 24 अप्रैल को ही, क्यों, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत ये 1992 वाला एक्ट है लेकिन पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, वैधानिक मान्यता मिली है पंचायती राज को, तो इसी कारण 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध की चर्चा है आर्टिकल 243 में। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, काफी इजी सवाल है। आर्टिकल 21A की बात हो रही है, राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A। काफी बार एग्जाम आता है कि अनुच्छेद 21A है जो शिक्षा का अधिकार है वो किस संविधान संशोधन के तहत या फिर कब ऐड किया गया है। 86 जो 86वां संशोधन हुआ है 2002 में, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत आर्टिकल 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार है जो पूछा था आपको, राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है, ये
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, 21A में रखा गया है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? एनटीपीसी में सेम सवाल आया था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो एनटीपीसी में पूछे गए जीके के सवाल, टॉप ट्रेनिंग GK.in वेबसाइट जरूर विजिट करना, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी किस टाइप से डाउनलोड करने हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम होते हैं एसएससी रेलवे के, उनमें जीके के सवाल के वहाँ पर डिटेल आपको मिलने वाली वेबसाइट पर। देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने, ये देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? काफी इजी सवाल रहेगा। आर्टिकल 29-30 आपको पता ही होगा, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 29 बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो आपको पूछा था। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार, वो आर्टिकल 30 में वर्णित है। ठोस जो सॉलिड चालक में धारा प्रवाह होते हैं, तो जो करंट कैरी किया रहेगा सॉलिड कंडक्टर में, वो कौन करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो ठोस के अंतर्गत धारा प्रवाह का चालक रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ये तो आपके ठोस चालक में हो गया, हो सकता है आपको पूछ लें नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में। कंडक्टिंग लिक्विड है, जो चालक दरों है उसमें धारा प्रवाह है वो आयंस, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, आयंस के द्वारा धारा प्रवाह की जाती है। और गैस के अंतर्गत फ्री इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ पॉजिटिव आयन है वो करंट कैरी करते हैं गैस में, मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस में करते हैं। अगला देखते हैं प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई? सभी को पता है दूरी या फिर लंबाई के मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है। लेकिन इसमें परिभाषा आपको पता होना चाहिए, जो लाइट ईयर रहता है वो डिस्टेंस मेजर करता है। लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर है, यानी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में निर्वात के अंतर्गत प्रकाश के द्वारा जो चली गई टोटल दूरी एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। काफी बार एग्जाम आता है एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर एक लाइट ईयर में, 946 10 15 मीटर है। पार्सेक भी इस प्रकार से ये यूनिट है लंबाई की, खगोलीय दूरी मापने की। 3.26 प्रकाश वर्ष है, वो एक पार्सेक नहीं, पार्सेक है वो सबसे बड़ी यूनिट कह सकते हो, जिसमें 3.26 प्रकाश वर्ष आ जाते हैं एक पार्सेक में। मीटर में 3.08 10 की घात 16 मीटर होते हैं एक पार्सेक में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर है। इसका उपयोग काफी बार एग्जाम आता है। कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के लिए विरंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए भी CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, प्योर गोल्ड होता है दोस्तों 24 कैरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर 18 कैरेट है तो आप निकाल सकते हो, 24 कैरेट का मतलब है 100%। ठीक है, 1 कैरेट का मतलब कितना हो जाएगा, यानी आपको परसेंटेज ही निकालना है। तो 24 में से ये 18 है और गुणा 100 करेंगे तो ये 24 का कितना परसेंटेज हो जाएगा? फिर 6 से 3, 6 से 4 बार 4 का 100 में 25 बार 25 और 3 75% हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की मात्रा है वो 75% है। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में जो बहुतायत में होता है वो विटामिन सी होता है, इजी सवाल रहेगा। फिर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 51 से आपके जीके कंटिन्यू हो रहे थे सीरीज ए में। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? जो यहाँ पर 10 सवाल है वो करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? देखिए ये जो जनवरी 2021 से सवाल आया करंट अफेयर्स में, तो टोटल 6 सिटीज़ शामिल हुई हैं जो केंद्र सरकार की योजना है। नाम है LHP लाइट हाउस प्रोजेक्ट है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट है केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना हो जाएगी। इसमें PM मोदी जी ने जो नींव रखी थी, इसके तहत PM ने अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, इसमें यहाँ पर आधारशिला रखी थी। आपको पूछा कौन सा सिटी नहीं है? अगरतला है, रांची है, चेन्नई है, पटना नहीं है। 6 सिटीज याद रखिएगा दोबारा, अगरतला है, रांची भी है और जो ऑप्शन में चेन्नई भी है, साथ ही साथ लखनऊ है, इंदौर है और राजकोट गुजरात की सिटी है। इसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी। एक वर्ष में टारगेट किया गया है सभी के लिए एक लाइट हाउस हो, घर हो, तो 2022 तक इसका लक्ष्य भी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी है जो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? विश्व की 5वीं सबसे जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वो दोस्तों रिलायंस जियो हो जाएगा। तो आप कहेंगे टॉप 4 कौन सी? तो 5वां है, 5वां देखिएगा भारत का ब्रांड आया रिलायंस जियो। तो टॉप 4 में चाइना का है वीचैट, उसके बाद जर्मनी का है
पोर्श जो कार मेकर हैं, फिर रशिया का ब्रांड है स्पेयर बैंक, और स्पेयर बैंक के बाद है अमेरिकन जो बेवरेज ब्रांड है कोका कोला, तो ये चौथे स्थान पर है। आपको पूछा पांचवा रिलायंस जियो। बोल्ट यानी बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? बोल्ट परियोजना दोस्तों राजस्थान में शुरू हुई है, जिसे कह सकते हो भूज क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान है। इस नाम की परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित निकल मांडवा के आदिवासी गांव जो निकल मांडवा है, जो उदयपुर राजस्थान में है, यहाँ पर इस योजना जो बोल्ड कह सकते हो कैपिटल में शुरुआत हुई है। 4 जुलाई 2021 को ये खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स है, इस योजना के तहत कोविड-19 की फ्री वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कोविड-19 की जो फ्री वैक्सीन दी गई है कोवैक्स योजना के अंतर्गत वो घाना को दी गई है। घाना पहला देश है जो कि फर्स्ट देश कह सकते हो जिसको ये कोवैक्सीन मुक्त मिली है। किस योजना के तहत? कोवैक्स के तहत, जो कि संयुक्त राष्ट्र की योजना है। घाना हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री, भारतीय ओरिजिन की सेकेंड अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में गई है हाल ही में, तो ये है दोस्तों श्रीषा बांदला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। श्रीषा, इनका नाम है श्रीषा बांदला है। ये कल्पना चावला के बाद गई है। कल्पना चावला प्रथम ही भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री है जो कि अंतरिक्ष में गई है। श्रीषा रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक इसका नाम है। तो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष यान जो वर्जिन ऑर्बिट है, इसमें बैठकर 11 जुलाई को ये अंतरिक्ष शहर पर गई है। उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो आप कहेंगे सुमित मलिक इनका नाम हो जाएगा, जिन पर हाल ही में डोपिंग के केस में 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया सुमित मलिक पर। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो कैबिनेट को भी एक तरीके से ऑनलाइन किया गया है पूरी तरीके से एंड टू एंड। वो पहला राज्य कौन सा जहां पर ये योजना प्रणाली लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश में 5 फरवरी 2021 को शिमला में पहले ई कैबिनेट का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ई कैबिनेट एप्लीकेशन को लागू करके कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस कर दिया है। किस भारतीय मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईस जो यूडिस है इसको शुरू किया गया है? वो है यूडिस प्लस है। ठीक है, 2019-20 की जो रिपोर्ट आई है यूडाइस प्लस की, वो दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा? ये शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो शिक्षा मंत्रालय करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान हैं, और ये 2019-20 के लिए रिपोर्ट आई है यूनिफाइड। इसका यूडाइस का नाम फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और प्लस दे रखा है क्योंकि यूडाइस की वैसे शुरुआत है वो 2012-13 में आई थी, और ये यूडाइस प्लस है। इसका अपडेटेड है उन्नत जो बेहतर संस्करण कह सकते हो। इसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल और 8.5 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन बच्चे शामिल हैं। इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि जो छात्र अध्यापक रेशियो है वो 2019-20 में 96.87 लाख शिक्षक विद्यालय शिक्षा में संलग्न है। ये वर्ष 2018-19 की तुलना में 2.57 लाख अधिक है। स्मार्टफोन निर्माता जो वीवो कंपनी है, तो वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल का करंट अफेयर्स है, अप्रैल 2021 में वीवो जो स्मार्टफोन कंपनी है इन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल जो सू स्पेस है, ये भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सुपेस है। इसका मतलब क्या है? यदि आपको फुल फॉर्म पता होगी तो इजीली आप कर सकते हो। तो ये सुपेस है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही पोर्टल हो जाएगा, सुपेस है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए ये सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च हुआ है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये 1850 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। एग्जाम में सवाल आ जाता कौन सा नहीं है, याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार है। मैप को याद रखना है स्पेशली इसमें। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी है? बिल्कुल ऑप्शन से आप इजीली सवाल को कर सकते थे यदि आपको मालूम भी नहीं हो, क्योंकि बीजिंग आपको पता है चाइना की राजधानी है। दिल्ली भारत,
ढाका बांग्लादेश है। तो सान जोस किसकी हो जाएगी? ऑफकोर्स ये कोस्टा रिका ही होने वाला है। कोस्टा रिका जो सेंट्रल अमेरिका का देश है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम याद रखना, ठीक है। मलयालम है वो लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। एग्जाम में सवाल आता है डोगरी किस राज्य की या फिर यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज है? वो जम्मू कश्मीर की। लद्दाख की ऑफिशियल में हिंदी इंग्लिश है। पुदुचेरी में इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल है। चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या निर्धारित है? 552। आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 530 जिसमें मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। 530 तो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन है जिसका जो आरक्षण है अभी 2020 में, जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के दौरान एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनकी सीट का आरक्षण समाप्त किया गया। वो किस आर्टिकल के तहत? 104वें संविधान संशोधन यानी जनवरी 2020 में किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यदि बात करूँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। इसीलिए इस दिन की याद में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको पूछ रहे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। इसी दिन की याद में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। भारत में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को। और जो विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस है 2021 में फिजी में, 2018 मॉरिशस में हुई थी। निम्न में से कौन सा देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जो सार्क है इसके सदस्य में 8 देश शामिल हैं। इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको पूछा है, तो कौन से हैं ये पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पर मेमार हो जाएगा। 8 जो सार्क देश हैं, तो आपको ट्रिक मैंने काफ़ी बार बताई है, पीएनबी से बीमा कराया, ठीक है। पीएनबी से बीमा, यहाँ पर पाकिस्तान होने वाला, ठीक है। एन का मतलब है नेपाल हो जाएगा, पीएनबी। फिर बी का मतलब यहाँ पर भूटान भी है, और से यानी श्रीलंका हो जाएगा। बी का मतलब यहाँ पर बांग्लादेश है। आई यानी इंडिया है। एम यानी मालदीव से। ए यानी अफगानिस्तान है। टोटल 8 सदस्य देश जो सार्क के हैं। ट्रिक यहाँ पर मैंने बता दी, पीएनबी से बीमा। सार्क है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, सार्क की स्थापना। अंतिम जो सदस्य देश बना है अफगानिस्तान, वो 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं सभी को पता होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है कि एलोरा में, एक तो आया था आपकी बार आपके सवाल, टोटल है कितनी गुफाएं एनटीपीसी में? तो 34 गुफाएं हैं एलोरा में टोटल, और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा इसे बनाई गई हैं। अजंता एलोरा दोनों गुफाएं हैं कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए? 1983 में। ये भी आपको याद रखना है। एक दोस्तों महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा भी है, जिसे घारापुरी गुफा के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा आइलैंड पर है ये, पोरी आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड कह सकते हो, इसे घारापुरी भी कह सकते हो, और महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा गुफा भी। ओणम किस भारतीय राज्य या फिर यूटी का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम केरल का हो जाएगा, ठीक है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है, और ये उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के नजदीक ग्रह जो क्रमश में बता दूं, जैसे कि ये आपका सन है, इसके सबसे नजदीक है बुध। जैसे ट्रिक ये है, ईवीएम मशीन होती है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ईवीएम, और लास्ट में आपके हो जाएगा सन यानी सैटर्न, यू यानी यूरेनस, एन यानी नेपच्यून, बीच में आपको मजे करना एमजे, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ईवीएम बताए तो एम सबसे नज़दीक सन के, एम का मतलब क्या है? मरकरी, बात हो रही है मरकरी की, यानी बुध है, सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है। उसके बाद एम, ई वी है, वी यानी वेनस शुक्र है, ई यानी अर्थ है, एम जे यानी मार्स आपका मंगल है, जे यानी जुपिटर बृहस्पति है, फिर एस यू एन सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। ये सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, सबसे दूर है वो नेपच्यून हो जाएगा, वरुण ग्रह आप बोल सकते हो। मंगल ग्रह के चंद्रमा काफी बार एग्जाम आता है, तो ये फोबोस और डिमोस है। सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? वो दोस्तों सैटर्न के हैं, सबसे अधिक 82। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई दोस्तों सभी को पता होगा, सर रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, उनकी रचना गीतांजलि के लिए पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार ये विजेता है। इस प्रकार टोटल जो
50 आपके जीके के सवाल पूछे गए यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम जो 24 अगस्त 2021 को प्रथम पारी में हुआ है। इन सभी मैंने सवाल का 50 सवाल का ऑथेंटिक आंसर बता दिया है, एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। बाकी आप कमेंट करके बताना काफ़ी ईजी पेपर रहा है ये आपके लिए। तो इन 50 में से आपको कितने आंसर पता थे, या फिर जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो भी कमेंट कर देना आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं इन 50 क्वेश्चन में से। मैं मिलता हूँ इसकी जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और यहाँ बता दूं, मैं इसकी पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डाउनलोड कर देना। बाय बाय।